दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 19 खंड 2 में आज हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले जाना कि डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए चार्ल्स टाउन तक रेलवे की यात्रा थी। फिर वहाँ से जोहानिसबर्ग घोड़ा गाड़ी से जाना पड़ता था। और फिर रात में स्टैंडर्ड टन में ठहरना पड़ता था और फिर दूसरे दिन सुबह से फिर घोड़ा गाड़ी से जोहानिसबर्ग और यहाँ से फिर सुबह रेलगाड़ी से प्रिटोरिया, ऐसा सफ़र था। इसमें बापू को हर पल रंगभेद नीति की प्रताड़ना झेलनी पड़ी और आखिर रात में 8 बजे मैं प्रिटोरिया पहुंचा। प्रिटोरिया में मेरा पहला दिन। प्रिटोरिया में दादा अब्दुल्ला के वकील की तरफ से कोई मुझे लेने आएगा ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा था, लेकिन किसी भी अन्य हिंदी व्यक्ति के साथ नहीं जाने के लिए मैं वचनबद्ध था। लेकिन उस दिन रविवार की छुट्टी होने के कारण वकील किसी को भी स्टेशन पर नहीं भेज सका होगा, ऐसा मैंने सोचा और मुझे चिंता सताने लगी कि अब कहाँ और किस होटल में जाना, क्योंकि मुझे डर था कि कोई भी होटल वाला मुझे जगह नहीं देगा। 1893 का प्रिटोरिया का स्टेशन 1914 के स्टेशन से बहुत अलग था। मुझे मंद प्रकाश के दिए जल रहे थे और यात्री भी कम थे। मैंने सोचा सारे यात्रियों के निकल जाने के बाद टिकट कलेक्टर से किसी होटल की जानकारी पूछूंगा या फिर रात स्टेशन पर ही बिता लूँगा, क्योंकि फिर से अपमानित होने का डर सता रहा था। फिर भी मुझे लगा कि टिकट कलेक्टर की मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। कलेक्टर के पास एक अमेरिकन हबशी खड़ा था, काला आदमी। उसने मुझसे बोलना शुरू कर दिया। वो बोलने लगा, आप नए लगते हैं, मैं आपको एक होटल में ले जाऊंगा, वहाँ आपको जगह मिल जाएगी। मैंने उसका आभार माना। फिर वो मुझे जॉन्स्टन फैमिली होटल में ले गया और मिस्टर जॉन्स्टन से उसने अकेले में कुछ बात की। उन्होंने मुझे रात बिताने के लिए कमरा दे दिया और एक शर्त थी कि मुझे मेरे कमरे में खाना पड़ेगा। मुझे मेरे कमरे में खाना पड़ेगा और इसके लिए डाइनिंग हॉल में मुझे जाना नहीं हो सकेगा। इस पर उसने अपनी सफाई दी और कहा कि मेरे सभी जो ग्राहक हैं वो गोरे हैं और यदि मैंने आपको डाइनिंग हॉल में बिठाया तो वो सब नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने कहा, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ और मुझे सब मंजूर है। कल मैं अपनी दूसरी व्यवस्था कर लूँगा। और मैं अपने कमरे में जाकर भोजन की प्रतीक्षा में था। तभी मिस्टर जॉन्स्टन आए और बोले, मैंने अपने ग्राहकों से आपके बारे में बात कर ली है और आप चाहें तो भोजन गृह में बैठकर भोजन कर सकते हैं। फिर मैंने शांति से भोजन किया। दूसरे दिन वकील से मिला और उन्हें सारी बातें बताई। वे मुझे अत्यंत प्रेम पूर्वक मिले और कहा, बैरिस्टर की हैसियत के लायक तो यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा मुकदमा बड़ा होने के कारण हमने कई बैरिस्टरों को इस काम पर लगाया हुआ है। फिर भी उनसे जानकारी लेना और पत्राचार इत्यादि के मामले में आपकी काफ़ी मदद होगी। मैंने अभी भी आपके लिए घर नहीं देखा है, सोचा था आप आने के बाद देखूंगा। यहाँ रंग भेद बहुत है, इसलिए घर मिलना आसान नहीं होगा। फिर भी मेरी जानकारी में एक गरीब वृद्ध महिला है जो हमें मदद करेगी, उसे भी मदद होगी। और फिर हम उसके यहाँ गए। मिस्टर बेकर ने उस महिला से अकेले में कुछ बात की
और उसने मुझे रहने की अनुमति दे दी और इसके लिए मुझे हफ्ते के 35 शिलिंग देने थे। मिस्टर बेकर एक धर्मनिष्ठ पादरी थे और उन्होंने वकीली का धंधा छोड़ दिया था और धर्म का काम करते थे। बापू लिखते हैं, आज भी उन्होंने मुझसे पत्राचार बनाए रखा है, लेकिन विषय एकमात्र ईसाई धर्म की बातें। हमारी पहली मुलाकात में ही मिस्टर बेकर ने मेरे बारे में जानकारी ले ली थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं जन्म से हिंदू हूँ, लेकिन अभी मुझे धर्म के बारे में बहुत अधिक ज्ञान नहीं है और अन्य धर्मों का तो प्रश्न ही नहीं आता। फिर भी मुझे सभी धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा और इरादा है। ये सब सुनकर मिस्टर बेकर ने कहा, मैं भी अफ्रीका जनरल मिशन का डायरेक्टर हूँ और मैंने अपने खर्चे से एक मंदिर बनवाया है जहाँ मैं अक्सर धर्म प्रवचन करता हूँ और मैं रंग भेद को नहीं मानता। और हम यहाँ 1 बजे एक संक्षिप्त प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। आप भी आइए, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको कुछ किताबें दूंगा, वो आप पढ़ें। और फिर मैंने मिस्टर जॉनस्टन के यहाँ जाकर और उनका बिल चुका दिया और अपने नए घर में आ गया। ये महिला बहुत भली थी। उसने मेरे लिए अन्नाहार बनाया था। इस परिवार में मैं बहुत जल्दी हिलमिल गया और भोजन के पश्चात अपने कमरे में गया। अब्दुल्ला शेठ ने एक पत्र दिया था, उनसे मिलने गया। वहाँ उन्होंने हिंदी लोगों के हालात के बारे में बताया और उनके साथ रहने का आग्रह किया, लेकिन मेरी व्यवस्था हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेने का आग्रह किया। शाम हुई तो भोजन के पश्चात अपने कमरे में आ गया। अभी विशेष काम नहीं था, अतः अब्दुल्ला शेठ को पत्र लिखकर सारी जानकारी दी। दिन भर की भाग दौड़ और धर्म की बातों की विचार मन में आ रहे थे और जब तक मुझे मेरे धर्म की पूरी जानकारी नहीं हो जाती तब तक अन्य धर्मों का विचार कैसे करूं, यही सोचते सोचते मैं निद्रावश हो गया। इस तरह से ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले अंक में हम अगला अध्याय लेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। आप सभी इसको सुनिए। इससे हमें ज्ञान मिलता है कि कितना कठिन समय था वो और कितनी मुश्किलें बापू को सहनी पड़ी थी और हमें उनके बारे में जानना चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।